नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के Su-57 MKI और S-70 हंटर UCV की मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग ऑफर की तरफ से है। दोस्तों, रोस्टेक की तरफ से जो प्रपोजल अभी सामने आया है उसमें Su-57 MKI को पहले ही S-70 के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन करने की बात सामने आई है। अभी सिंपल शब्दों में समझा जाए तो यह है कि एक पायलट Su-57 में बैठा होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो S-70 ड्रोन को भी ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है, जो कि लॉयल विंगमैन और स्वार्म ड्रोन की तरह Su-57 के साथ फ्लाई करने वाले हैं। S-70 हंटर कोई छोटा कंपानियन ड्रोन नहीं होने वाला। ये एक हैवी स्टेल्थ UCV है जिसमें इंटरनली 2.8 टन तक वेपन को कैरी करने की कैपेबिलिटी दिया गया है। इसका मतलब है कि ये ड्रोन खुद से स्ट्राइक कर सकता है या फिर Su-57 के लिए फॉरवर्ड स्काउट बनकर टारगेट को पहले डिटेक्ट करके फीड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न एयर कॉम्बैट में एक गेम चेंजर बनता जा रहा है, जिसमें मैन पायलट डिसीजन मेकिंग और अनमैन्ड सिस्टम रीच को बढ़ाने में और रिस्क टेकिंग का काम करते हैं। रशिया की तरफ से अभी FGF है जैसे ट्विन सीटर Su-57 आइडिया को भी रिवाइव करने की बात की जा रही है, जो कि पहले भारत की तरफ से डिमांड किया गया था, जहां पर एक पायलट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर फोकस करने वाला और दूसरा पायलट वेपन्स और ड्रोन कंट्रोल्स को ऑपरेट करने वाला है, जिसको अभी एक तरीके से डेडिकेटेड मम्टी कॉकपिट कहा जा सकता है। इससे पेलोड और डीप स्ट्राइक पोटेंशियल काफी बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए अभी ये कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी अपने एमका घातक और रफाल की F4 और F5 रोडमैप पे अपना इंडिजिनस मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम को डेवलप कर रहा है। तो अभी अगर रशिया की तरफ से Su-57 और S-70 को एक रेडीमेड इकोसिस्टम के साथ ऑफर करता है, जो कि जल्दी कैपेबिलिटी भारत को दे सकता है, तो ये एक स्टॉप गैप सोल्यूशन की तरह भारत इस्तेमाल कर सकता है, जिनको भारत में ही बनाया जाने वाला है। तो आगे चल के भारत को इनसे मिली सीख से अपनी खुद की सिस्टम को भी डेवलप करने में मदद मिल सकता है। अगला अपडेट भारत के टैंक इंजन और आर्मर्ड व्हीकल प्रोपल्शन प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, भारत अभी अपनी आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी में एक डिसाइसिव फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर CVRD यानी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बहुत ही क्रिटिकल रोल को प्ले किया जा रहा है। CVRD की तरफ से भी डेट्रन 1500 नाम की एक इंजन पर काम किया जा रहा है, जो भारत का सबसे पावरफुल इंडिजिनस टैंक इंजन होने वाला है। ये डेट्रन 1500 इंजन स्पेशली अर्जुन MK-1 टैंक के लिए डेवलप किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में जो भारत का नेक्स्ट जनरेशन टैंक बनाने का प्लान किया जा रहा है, उनका कोर पावर पैक भी इसी इंडिजिनस इंजन की फैमिली पर बेस्ड होने वाली है। इसका मतलब ये है कि भारत धीरे धीरे फॉरेन टैंक इंजन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करता जा रहा है और डिजाइन लेवल में फ्रीडम को हासिल करता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक CVRD की तरफ से अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड पावर पैक को बनाने पर काम करने वाला है, जहां पर फोकस सिर्फ डीजल इंजन तक लिमिटेड नहीं होने वाला है, बल्कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करने की प्लानिंग किया जा रहा है। हाइब्रिड और हाइड्रोजन बेस्ड इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंजन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होते हैं, इनका थर्मल सिग्नेचर काफ़ी कम होता है और एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉडर्न बैटलफील्ड में जहां डिटेक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, वहां ये फीचर टैंक की सर्वाइबिलिटी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। सोर्सेस ये भी बताते हैं कि CVRD एक ऐसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रही है, जिसे फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 50% के आसपास इंप्रूव किया जा सकता है, जिससे हैवी आर्मर्ड व्हीकल के लिए एक मैसिव ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि कम फ्यूल का मतलब है ज़्यादा रेंज, बेहतर मोबिलिटी और लॉजिस्टिक पर कम प्रेशर पड़ना। खास करके डेजर्ट और हाई अल्टीट्यूड एरिया में ये गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लेकर है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिलेशन खास करके रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अभी धीरे धीरे फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील को फाइनल करने की उम्मीद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लगभग $3 बिलियन की एक डील के अंदर 6 एडिशनल P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इंडियन नेवी के लिए P-8I एयरक्राफ्ट अभी बैकबोन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और अभी नेवी के पास पहले से ही ऐसे 12 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनको तमिलनाडु और गोवा से ऑपरेट किया जाता है। इन एयरक्राफ्ट्स का प्राइमरी रोल लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सर्वेलेंस, सबमरीन हंटिंग और सरफेस वॉरफेयर को ट्रैक करने का होने वाला है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक ये प्रपोजल जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने अभी क्लियरेंस के लिए रखा जाने वाला है।
अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तो फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से दिया जाएगा। ये डील असल में काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था और प्राइसिंग इशू की वजह से नेगोशिएशन काफी स्लो चल रहे थे। फिलहाल अभी सिचुएशन थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत और यूएस के ट्रेड डील के बाद दोनों देशों की बायलैटरल रिलेशन में एक नया मूवमेंट देखने को मिला है और इसी वजह से दोनों साइड से डिफेंस डील को आगे पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडियन नेवी भी काफी टाइम से पीए टाइप फ्लीट को एक्सपेंड करने की डिमांड कर रही थी, लेकिन प्राइस की वजह से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था। स्ट्रेटेजी लेवल से देखा जाए तो पी-8 एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एक क्रिटिकल पिलर है। ये एयरक्राफ्ट एडवांस रडार, एक्यूस्टिक सेंसर्स और नेटवर्किंग सिस्टम के साथ आता है, जिससे चाइनीज नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन, साथ ही पाकिस्तान की मैरीटाइम एक्टिविटी पर क्लोज वॉच रखना भारत के लिए पॉसिबल हो पाता है। इन 6 एयरक्राफ्ट को ऐड करने से इंडियन नेवी को डीपर कवरेज, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम और लॉन्गर ऑपरेटिंग टाइम भी मिलने वाला है। मतलब ये एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्वेलेंस एसेट तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि डिटरेंस और पावर प्रोजेक्शन के मामले में भी एक स्ट्रॉन्ग टूल बनने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है और दोस्तों ये अपडेट काफ़ी बड़ी होने वाली है। डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अभी अपने एक डिसाइसिव स्टेज में एंटर कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ इस मिसाइल को इसी साल के अंदर ही प्रोडक्शन क्लियरेंस देने की तैयारी कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अस्त्र मार्क 2 अभी सिर्फ एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं होने वाला है। पहले इसका एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 160 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन लेटेस्ट परफॉर्मेंस असेसमेंट के मुताबिक इसका रेंज अभी मिनिमम 220 किलोमीटर होने वाला है। मतलब दोस्तों अस्त्र मार्क 2 अभी क्लियरली लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट कैटेगरी में एंटर कर चुका है। इस रेंज जंप का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन एयरफोर्स के एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन पर पड़ने वाली है। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है कि पायलट एनिमी एयरक्राफ्ट को काफी पहले एंगेज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अब हमारे पायलट्स को पहले शूट और पहले किल करने की कैपेबिलिटी मिलने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 को ऑलमोस्ट इंडियन एयरफोर्स के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट पर इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें SU-30 MKI, तेजस मार्क 1, रफाल और MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म शामिल होने वाले हैं। ये एक बहुत ही रेयर सिनेरियो होने वाली है जहां पर एक ही इंडिजिनस BVR मिसाइल को वेस्टर्न और रशियन ऑरिजिन एयरक्राफ्ट दोनों के साथ कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला है। प्रोडक्शन साइड पर भी पिक्चर काफ़ी मैसिव दिख रही है, क्योंकि सोर्सेज का कहना है कि अस्त्र मार्क 2 के लिए अभी 500 मिसाइल से भी ज़्यादा का ऑर्डर दिया जाने वाला है, जो इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री का सबसे बड़े मिसाइल ऑर्डर में से एक होने वाला है। इस वजह से डीआरडीओ एक सिंगल मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करने के बजाय 2 प्रोडक्शन पार्टनर को इसमें इन्वॉल्व करने का विचार किया जा रहा है। टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का काम भी पैरेलल वे में किया जा रहा है और इसी साल तेजस मार्क 1 से अस्त्र मार्क 2 की फायरिंग करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इसके ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए भी एक क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है। इसके साथ साथ रफाल के साथ भी इंटीग्रेशन पर काम किया जा रहा है, जो इंडिजिनस वेपन और इंपोर्टेड हाई एंड फाइटर के बीच एक मेजर माइलस्टोन को प्लेस करने वाला है। इसके अलावा नेवी के MiG-29 में भी अभी अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट करने का विचार किया जा रहा है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो इंक्रीज्ड रेंज ये इंडिकेट करता है कि मिसाइल की प्रोपल्शन, एरोडायनामिक और गाइडेंस एल्गोरिथम में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया। हालांकि ऑफिशियल डिटेल क्लासिफाइड है, लेकिन क्लियरली एनर्जी मैनेजमेंट और मिड कोर्स गाइडेंस को काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी किल प्रोबेबिलिटी बेहतर होने वाली है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर अस्त्र मार्क 2 का राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल के लिए भारत मोस्टली इंपोर्टेड ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा था, जिनके साथ जियोपॉलिटिकल और सप्लाई चेन इशू भी जुड़े रहते थे। लेकिन अभी अस्त्र मार्क 2 के इंडक्शन से इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों मिलने की उम्मीद किया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि ये अब इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी BVR मिसाइल बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।